हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एलटी ग्रेड मेंस के सेशन में आपका स्वागत है। हम इस सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। अलग अलग आपका जैसे फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और इसके अलावा ट्रांसलेशन है, और लेटर राइटिंग भी आज हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। यानी जो फ्रेजल वर्ब दी हैं उनका हमें मतलब भी लिखना है और साथ में इनको अपने शब्दों में यूज भी करना है ताकि इनका जो मतलब है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला है हमारा डाई इन हार्नेस, दूसरा है टू डू अवे विथ, टू ड्रिंक टू द हेल्थ ऑफ, टू एंड इन स्मोक, एंड द लास्ट वन इज टू फॉल फ्लैट। ठीक है, सभी की बात करेंगे आंसर में अपन। टू डाई इन हार्नेस पहला है और उसका मतलब क्या होता है, टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी। जब आप अपनी ड्यूटी में हो तब आपके साथ कुछ घटना हो जाए और आप जो है मर जाएं तो उसको कहेंगे टू डाई इन हार्नेस। यहाँ देखिएगा, द ओल्ड प्रोफेसर डाइड इन हार्नेस स्टिल टीचिंग हिज स्टूडेंट्स विथ पैशन अंटिल हिज लास्ट डे। ठीक है, अगला देखिएगा, टू डू अवे विथ, इसका मतलब होता है टू एबॉलिश यानी समाप्त करना, ख़त्म कर देना। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, सरकार ने फैसला कर लिया है, टू डू अवे विथ आउटडेटेड लॉज, कि वो पुराने कानूनों को ख़त्म कर देगी। दैट नो लॉन्गर सर्व एनी पर्पस, जिससे अब कोई भी, जिनका कोई भी अब मतलब नहीं रह गया है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका टू डू अवे विथ, इसका मतलब टू एबॉलिश हो गया। नेक्स्ट देखिए, टू ड्रिंक टू द हेल्थ ऑफ, यानी टू एक्सप्रेस गुड विशेस, अच्छी गुड विशेस यानी किसी को मुबारकबाद देना या उसके अच्छे लक के लिए दुआ करना, ये मतलब हो जाएगा इसका। तो इसमें सेंटेंस कैसे यूज़ किया है, एट द वेडिंग, शादी के दौरान, एवरी वन रेज्ड दियर ग्लासेस टू ड्रिंक टू द हेल्थ ऑफ द न्यू मैरिड कपल। जो न्यूली मैरिड कपल था उसके लिए सभी ने अच्छी, क्या कहिए, मुबारकबाद दी, उनको दुआएं दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का क्या मतलब है, टू बी अनसक्सेसफुल, असफल हो जाना। ठीक है, देखेंगे सेंटेंस में, ऑल हिज एफर्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, उसकी जो भी कोशिश रही टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एक नया व्यापार शुरू करने की, एंडेड इन स्मोक बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग। पुअर प्लानिंग, बेकार की योजनाओं की वजह से वो फेल हो गई। लास्ट है टू फॉल फ्लैट, यानी टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना डालना, ये हो गया आपका टू फॉल फ्लैट। सेंटेंस में देखिएगा, द कमेडियंस जोक्स फेल फ्लैट, उस जो कमेडियन था उसके जो जोक्स थे वो कोई भी प्रभाव नहीं डाल सके, यानी लोगों को वो हंसा नहीं सके। एंड द ऑडियंस सैट इन साइलेंस, और जो ऑडियंस थी वो शांत बैठी रही, कोई मतलब ही नहीं उसका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अगले की तरफ बढ़ेंगे, ट्रांसलेशन है हमारे सामने, और ट्रांसलेशन में हम बात करने वाले हैं 5 से 6 सेंटेंसेस की। यहाँ दिया हुआ है आपका 6 सेंटेंस हो गए, हर एक 2 नंबर का, यानी टोटल 12। ये आपको 4 भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं, 12 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो जैसे वो नंबर डिवाइड करेंगे, और अगर उनका मन होगा तो आपको ट्रांसलेशन मिलेंगे, अगर उनके मन में नहीं होगा कि क्या बच्चों वाली चीज़ पूछना, जबकि ट्रांसलेशन में बड़े बड़ों के होश खराब हो जाते हैं ना, तो ठीक है, हो सकता है आपको मिल जाए और ना भी मिले, कोई नहीं, तो अपन पढ़ेंगे। तैयारी अपने को हर चीज़ की रखनी है। आर्थिक असमानता और गरीबी समाज में स्थायी विकास की राह में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। आर्थिक असमानता और गरीबी, ये दो अपने सब्जेक्ट हो जाएंगे। समाज में स्थायी विकास की राह में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। चलिए इसको अपन ट्रांसलेट करेंगे। आर्थिक असमानता, इसका मतलब हो जाएगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और गरीबी यानी एंड पावर्टी क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। तो क्या कर दीजिए इनको, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पावर्टी क्रिएट, क्या क्रिएट करती हैं, मेजर ऑब्स्टेकल्स, बड़ी बाधाएं, इन द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहाँ पर, विकास की राह में, इन सोसाइटी, हमारे समाज में। ठीक है, तो स्थायी विकास है ये, इसको ध्यान रखिएगा।
परमानेंट डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। सस्टेनेबल इसके लिए यूज ही होता है, इसलिए वो बताया जा रहा है आपको। तो ये क्या बनेगा देख लीजिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी क्रिएट मेजर ऑब्स्टेकल्स इन द पैथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सोसाइटी। ठीक है, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा देखिए, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार से देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ता है? देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है। किसकी वजह से? शिक्षा और प्रौद्योगिकी की वजह से। ठीक है, में नवाचार से, सॉरी नवाचार से, तो लिखिएगा इनोवेशन। किसमें? नवाचार मतलब इनोवेशन इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज, बढ़ाती है, इंक्रीजेज बढ़ाती है, द कम्पिटिटिव, ये होगी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, कैपेबिलिटी आप लिख सकते हैं, कैपेसिटी लिख सकते हैं, ऑफ अ कंट्री, किसी देश की। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इनोवेशन इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, के क्षेत्र में, ये छूट रहा है तो उसको भी शामिल करिए। इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ, के क्षेत्र में, innovation in the field of education and technology increases the competitive capacity या capability of a country। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है बल्कि इसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। तो फ्रीडम इज नॉट ओनली अ राइट, फ्रीडम इज नॉट ओनली अ राइट बट आल्सो कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज। ठीक है, यानी स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं है, तो कहिएगा फ्रीडम इज नॉट ओनली अ राइट बट ऑल्सो कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए, ये तीसरा हो गया आपका। विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखना समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। विज्ञान और धर्म के बीच में, तो इसको ऐसा बनाइए, इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है। It is necessary to maintain a balance between science and religion for the overall development of society। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट आप मेंटेन से भी बना सकते हैं, यानी मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन साइंस एंड रिलीजियन इज नेसेसरी या इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि हम अपनी पारंपरिक संस्कृतियों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी पहचान खो जाएगी। यदि यानी इफ से शुरू होगा। इफ वी, अब क्योंकि देखिए दोनों आपके जो सेंटेंस हैं ये फ्यूचर टेंस में हैं, लेकिन पहला जो इफ वाला सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, इसलिए ये सेंटेंसेस दिए जाते हैं ताकि आप दोनों फ्यूचर में गा देखेंगे दोनों क्रियाओं के लास्ट में, तो आपको लगेगा यार तो फ्यूचर बनेगा, बना देते हैं अपन, ये क्यों, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस हैं, इनको आप ध्यान रखिए कि पहला जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए देखिएगा कैसे बनेगा। इफ, यदि हम अपनी पारंपरिक संस्कृतियों का सम्मान नहीं करेंगे, तो इफ वी डू नॉट रेस्पेक्ट आवर ट्रेडिशनल कल्चर्स, तो क्या होगा, हमारी पहचान खो जाएगी। वी विल लूज आवर आइडेंटिटी, वी विल लूज, हम खो देंगे आवर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, एक नेता का वास्तविक मूल्य उसकी नीतियों और समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में निहित है। द रियल वैल्यू ऑफ अ लीडर, क्या बनेगा ये, द रियल वैल्यू, वास्तविक मूल्य, रियल वैल्यू ऑफ अ लीडर, किसी लीडर की, लाइज इन, मौजूद होता है कहाँ पर, इन हिज पॉलिसीज, उसकी नीतियों में, एंड कमिटमेंट, और कमिटमेंट ये प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू सोसाइटी। ठीक है, उसको देख लीजिए, द रियल वैल्यू ऑफ अ लीडर लाइज इन हिज पॉलिसीज एंड कमिटमेंट टू सोसाइटी। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके ट्रांसलेशन वाले। अब अगला है, अच्छा ये तो आंसर है, आप मिला लीजिएगा इससे, वन वर्ड और सब्सटीट्यूशन। इसमें देखिएगा हमारे सामने 5 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ये 10 नंबर इनके लिए दिए गए हैं, लेकिन ये आपके 2 into 4 यानी 4 हो सकते हैं, या 2 into 6 यानी 6 हो सकते हैं। इस कंडीशन में ये 8 नंबर और इस कंडीशन में इससे 12 नंबर। ठीक है, इसके लिए तैयार रहना है।
अ मैस्कुलिन वुमेन पहला है, अ नेशन एंगेज्ड इन वॉर दूसरा है, अ नॉइजी टर्बुलेंट काइंड ऑफ वुमेन, अ पार्टनर इन क्राइम, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। इन सभी के लिए वन वर्ड देना है और साथ में इसको अपने सेंटेंसेस में यूज भी करना है। ये बेटे ये क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा पेपर में, अगर यूज करने को कहे तो कर दीजिए, नहीं तो अगर सिर्फ मीनिंग के लिए कहेंगे तो मीनिंग लिख देंगे अपन। चलिए आंसर देखेंगे इसके। वन वर्ड किसके लिए, देखिए मैस्कुलिन वुमेन के लिए क्या वन वर्ड होता है, अमेजोन। द अमेजोन इम्प्रेस्ड एवरीवन, उस मर्दानी औरत ने इम्प्रेस्ड एवरीवन, हर किसी को इम्प्रेस किया, विथ हर स्ट्रेंथ एंड करेज, अपनी ताकत और साहस से। अगला है देखिए, अ नेशन इंगेज्ड इन वार, कोई एक देश जो युद्ध में लीन है, युद्ध में बिजी है, तो उसको आप कहेंगे बेलिजेरेंट। ठीक है, बेलिजेरेंट बेलिजेरेंट बोलेंगे तो ये होगा द टू कंट्रीज रिमेन बेलिजेरेंट डिस्पाइट पीस टॉक्स, शांति वार्ता के बावजूद दो देश जो हैं वो युद्ध में लिप्त हैं, युद्ध में लगे हुए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या है, अगला है अपना अनॉइजी टर्बुलेंट काइंड ऑफ वुमेन, एक बड़ी ये खतरनाक लड़ाकू वुमेन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, विरागो। ये हो गया आपका विरागो, इसका यूज कर लीजिए। द विरागो शाउटेड लाउडली एट एनी वन हु डिसएग्रीड विथ हर, जो विरागो है वो जो लड़ाका औरत है वो किसी पर भी चिल्ला देती है जो उसके खिलाफ बात करता है या जो उससे सहमत नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, तो ये एकम्प्लिस होता है वो व्यक्ति जो किसी का किसी जुर्म में साथ दे। ठीक है, वही दिया हुआ है आपके 4 नंबर में। द थीफ एंड हिज अकम्प्लिस वर कॉट बाय द पुलिस, चोर और उसका जो साथी था, जो उसका मददगार था, दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मिलेनियम 1 साल का जो समय होता है, कोई 5वें नंबर में दिया है। द सिटी सेलिब्रेटेड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू मिलेनियम विद ग्रांड फेस्टिविटीज, शहर पूरा का पूरा शहर जो है नए आने वाले मिलेनियम को मना रहा है पूरे पावर के साथ, यानी वो पटाखे भी जल रहे हैं, रोशनी भी की जा रही है, हर चीज़ है। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में आ गए हैं और पहला क्वेश्चन है इसका, लेटर राइटिंग से अपन ने लिया है, जो बहुत मददगार हो सकता है आपके पेपर के लिए, और शायद इसी तरह के क्वेश्चन या शायद यही क्वेश्चन आपको मिल भी जाए। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स के प्रकार बताइए, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, और उन्हें एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन भी करिए। चलिए देखेंगे आंसर में। लेटर्स आर रिटन मैसेजेस, लेटर क्या होते हैं, रिटन मैसेजेस होते हैं, टू कम्युनिकेट, वार्तालाप करने के लिए, या कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, जानकारी के आदान प्रदान के लिए। रिक्वेस्ट समथिंग और एक्सप्रेस फीलिंग्स, या तो रिक्वेस्ट इनसे की जाती है किसी चीज़ की, या फिर अपनी हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ लेटर्स आर, जो मेन प्रकार हैं लेटर्स के वो कौन कौन से हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है और सेमी फॉर्मल है। ठीक है, तीनों को हम देखेंगे डेफिनेशन भी। फॉर्मल लेटर क्या कहलाते हैं, फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पजेज, जो आपके फॉर्मल लेटर्स हैं उन्हें ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, लिखा जाता है। दे फॉलो अ फिक्स्ड फॉर्मेट, ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं। एंड यूज़ पोलाइट लैंग्वेज, और इनकी जो भाषा होती है बड़ी विनम्र होती है, बहुत ही संयमित होती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इसका अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करिए तो इसमें एप्लीकेशन लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स, जॉब लेटर्स, लेटर्स टू द एडिटर एंड ऑफिशियल रिक्वेस्ट, ये सारा कुछ इसमें आता है। ठीक है, यानी किसी भी आप सरकारी या गैर सरकारी संस्था को, उसके अधिकारी को जब आप लिखते हैं जॉब के लिए, शिकायत के लिए, कोई किसी बात का निवेदन करने के लिए, तो वो सारे आपके फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, अ लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग परमिशन फॉर अ स्टडी टूर, यानी आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल से कि वो आपको परमिशन दें, किस लिए, स्टडी टूर के लिए। अगला टाइप क्या था, इनफॉर्मल लेटर, ये कौन से होते हैं, जो हम दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को लिखते हैं। आर रिटन टू फ्रेंड्स, फैमिली और क्लोज पर्सनस। ठीक है, दे यूज़ अ पर्सनल टोन एंड फ्लेक्सिबल फॉर्मेट, इनका फॉर्मेट और टोन दोनों, अच्छा रुकिएगा, पर टोन पर्सनल होती है एंड फ्लेक्सिबल फॉर्मेट, और जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। जब आप फॉर्मल की बात करेंगे तो उसमें जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए, यानी अगर एड्रेस है सेंडर का तो उसको बाएं या दाएं में, रिसीवर का बाएं कोने में,
और जो डेट का स्थान है, जो आपके सब्जेक्ट लाइन का स्थान है, जो मेन बॉडी है, जो कंक्लूज़न है और जो सैल्यूटेशन है, वो हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये फॉर्मल लेटर होगा। इनफॉर्मल है तो दाएं बाएं हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आ सकता है देखिए। इसमें आपका लेटर्स टू फ्रेंड, लेटर्स टू रिलेटिव और लेटर्स ऑफ पर्सनल न्यूज़ ही हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अ लेटर टू अ फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ वेकेशन, किसी मित्र का लेटर मिल जाए आपको जो अपनी छुट्टियों के बारे में आपको बता रहा हो। ठीक है। सेमी फॉर्मल क्या होते हैं? लेटर्स आर रिटन टू पीपल, ये उन लोगों को लिखे जाते हैं हु आर नोन, जो जिन्हें आप जानते हैं या जो आपसे परिचित हैं, बट विथ अ रिस्पेक्टफुल टोन, लेकिन उनकी जो टोन रहेगी ना बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहेगी, उसमें आप यहाँ वहाँ के शब्द यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। सच एज अ टीचर, जैसे कि आपके टीचर हो सकते हैं जिनको आप लिख रहे हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, आपका एम्प्लॉयर हो सकते हैं। द लैंग्वेज इज़ पोलाइट, जो भाषा रहेगी संयमित रहेगी, बट नॉट एज स्ट्रिक्ट एज फॉर्मल लेटर्स, लेकिन फॉर्मल लेटर्स की तरह बहुत ही स्ट्रिक्ट कठोर भाषा का यूज़ आप नहीं करेंगे। ठीक है। ये आपके 3 टाइप के लेटर्स हैं। ये एक और एग्जांपल आपका सेमी फॉर्मल के लिए दिया है, अ लेटर टू अ टीचर थैंकिंग फॉर गाइडेंस, किसी टीचर को आपने ख़त लिखा है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, ये सेमी फॉर्मल कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिएगा ध्यान से। डिस्क्राइब द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल लेटर के एसेंशियल पार्ट्स को डिस्क्राइब करिए। हम A to Z यानी शुरुआत से लास्ट तक पूरी बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अ फॉर्मल लेटर फॉलोज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, फॉर्मल लेटर का जो स्ट्रक्चर होता है फिक्स होता है। इट हैज़ सेवरल एसेंशियल पार्ट्स, इसके बहुत एसेंशियल यानी आवश्यक पार्ट्स होते हैं। दैट इंश्योर क्लैरिटी, जिनसे स्पष्टता इंश्योर होती है, एंड करेक्टनेस, और उसका ठीक होना। फर्स्ट पहली चीज़ क्या है? द सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस रहेगा। रिटेन एट द टॉप राइट और लेफ्ट, वो आप दाहिने या बाएं किसी भी एक कोने में सेंडर का एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे। दूसरे में डेट लिखेंगे बिलो द सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले के पते के ठीक नीचे। तीसरा क्या है? द रिसीवर्स एड्रेस, आप जिसको लिख रहे हैं उसका पता लिखेंगे ऑन द लेफ्ट साइड, ये इसकी जगह पक्की है, ये लेफ्ट साइड रहेगी, लेकिन जो भेजने वाला व्यक्ति है वो लेफ्ट या राइट दोनों में कहीं पर भी लिख सकता है। इट इंक्लूड्स द नेम, इसमें नाम होता है, यानी जो आप रिसीवर एड्रेस लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन होगा, किस पद पर हैं, एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द लेटर इज सेंड, और उस व्यक्ति का लेटर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का एड्रेस यानी पता। ठीक है। चलिए फोर्थ चीज़ क्या है? 3 की बात कर ली अपन ने, फोर्थ है द सब्जेक्ट लाइन इज इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट गिव्स द मेन पर्पज ऑफ द लेटर, इससे लेटर के ओरिजिनल उद्देश्य का पता चल जाता है सिर्फ एक ही लाइन में, फिर पूरा पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई अधिकारी है, भाई टाइम तो कम ही होता है ना, उनके पास बहुत सी चीज़ें देखना है। फिफ्थ चीज़ क्या है? द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, आप उनको सम्मान के साथ बुलाएंगे, यानी अपनी तरफ उनको मुखातिब होने को कहेंगे। फिर सिक्स्थ क्या है? अच्छा, आप ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन देख लीजिए, डियर सर या मैडम या रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल या सर या मैडम, आप ये लिखते हैं। ठीक है। द बॉडी ऑफ द लेटर इज रिटेन इन द पैराग्राफ्स, ये जो छठवां पार्ट है यानी जो बॉडी ऑफ द लेटर है ये लिखा जाता है पैराग्राफ्स में। द फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोड्यूस द पर्पस, पहले पैराग्राफ से आपका उद्देश्य पता चलेगा या आप उद्देश्य लिखेंगे, उसमें क्या है आपका। द मिडिल पैराग्राफ गिव्स डिटेल्स, जो बीच वाला पैराग्राफ है उसमें पूरी आप डिटेल लिखेंगे कि क्या इश्यू है, जो वो पूरा बता देंगे आप। द फाइनल पैराग्राफ स्टेट्स द रिक्वेस्ट और कंक्लूजन, जो फाइनल यानी तीसरा पैराग्राफ होगा उसमें आप अपने निवेदन की बात करेंगे या कंक्लूजन की बात करेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिए कि 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है। सेवेंथ लास्ट पार्ट क्या है इसका? द क्लोजिंग और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, क्लोजिंग या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एक ही बात होती है। इज रिटर्न लिखा जाता है, जैसे योर्स फेथफुली लिख दें आप या योर्स सिंसेरली लिख दें। आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कौन सा लिखें, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इंटरचेंजेबल है। फाइनली और अंत में क्या करेंगे? द सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर, एंड नेम ऑफ द सेंडर, सेंडर मतलब आप अपना जो भेज रहे हैं नाम और सिग्नेचर करेंगे। प्लेस्ड बिलो द क्लोजिंग, क्लोजिंग के ठीक नीचे। दीज पार्ट्स हेल्प मेंटेन अ प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, ये जो पार्ट्स हैं साथ के साथ ये क्या करते हैं? मदद करते हैं
मेंटेन करने में प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, एक प्रोफेशनल और संगठित फॉर्मेट को कि आपने बहुत अच्छा और संगठित रूप से उसको प्रोफेशनली लिखा है। ये सातों पार्ट आपको बताएंगे। ठीक है भाई, देखिए कौन कौन से हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन। फर्स्ट में क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस राइट या लेफ्ट में। सेकंड में आपको डेट लिखना है ठीक सेंडर एड्रेस के नीचे। थर्ड में आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है जो कि लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, इसमें नाम होगा, डेजिग्नेशन होगा, एड्रेस होगा। फिर आगे फोर्थ में आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। इट गिव्स द मेन पर्पस ऑफ द लेटर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। फिफ्थ नंबर पर आप सैल्यूटेशन सर मैडम, उसके पहले डियर या रेस्पेक्टेड लगा देंगे, रेस्पेक्टेड ज़्यादा बेहतर है। द बॉडी ऑफ द लेटर इज रिटेन इन द पैराग्राफ। ठीक है, फिर छठवें पार्ट में जो क्या लिखेंगे अपन, लेटर की बॉडी, यानी जो आपकी समस्या है पहले उस आप उसको इंट्रोड्यूस कराइए, फिर अपना जो भी मामला है उसको पूरी डिटेलिंग कर दीजिए उसकी, और लास्ट में अपना निवेदन लिख दीजिए तीसरे पैराग्राफ में। ठीक, इसके बाद सेवेंथ आपको फिर योर्स फेथफुली या सिंसियरली लिखना है, उसके ठीक नीचे अपना नाम और सिग्नेचर कर देना। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। 2-3 बार आप देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके एलटी ग्रेड मेंस के लिए। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करिए। चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए। और इसके पीडीएफ के लिए आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको टीजीटी, एलटी ग्रेड, अभी हम पीजीटी भी शुरू करेंगे, तो उन सभी के जो भी आपको क्लासेस हो यूट्यूब में मिलेंगे हमारे, उन सभी की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ही ज्वाइन करना है बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।